solutions, what are different types of solution, what are ideal solution, and what is the Rolle's law. Today we will discuss about the Rolle's law for an ideal solution of two volatile components. These two volatile components may be two liquids. In an ideal solution of two volatile components, one component is A and other component is B, the vapor pressure of each component A and B above the solution is proportional to its mole fraction in the solution. कि किसी भी सब्सटेंस का किसी भी वोलेटाइल कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है वो डील कर रहा है उसके मोल फ्रैक्शन के साथ. मैथमेटिकली हम क्या कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर of A in a solution is directly proportional to the mole fraction of A. Similarly, vapor pressure of B in solution is directly proportional to the mole fraction of B. And if we change the proportionality constant, then a proportionality sign, and then we use a proportionality constant, which is here is a P naught for A and P naught for B. So vapor pressure of A and B in solution is proportional to their mole fractions, and P naught A and P naught B is the pure vapor pressure of the two component A and B. According to Dalton's law of partial pressure, the total pressure of this solution is equal to the sum of the vapor pressure of each component in the solution. जब हम sum लेंगे तो वो हमें टोटल प्रेशर बता देगा सॉल्यूशन का. तो हम क्या कर सकते हैं, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी. अब हमारे पास पी ए और पी बी की वैल्यू है हमारे पास इस इक्वेशन में, तो हम क्या कर सकते हैं, उन वैल्यूज को पुट कर सकते हैं. सो पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी. अब हमारे पास क्या है, टोटल प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ एन आइडियल पेयर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट फॉलो अ स्ट्रेट लाइन. ये हमारे पास क्या है, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन जाएगी व्हेन वेपर प्रेशर इज प्लॉटेड अगेंस्ट द मोल फ्रैक्शन ऑफ आइदर कंपोनेंट. हम किसी भी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन ले लें, चाहे ए की ले लें या चाहे हम बी की ले लें, तो ये हमारे पास क्या देगा कि हमें ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की वैल्यूज मिलेगी हमें. और पीछे हमने देखा था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट को अगर हम कंबाइन कर दे, सम कर दे, तो वो 1 के इक्वल होती है. तो हमने क्या किया था कि हम किसी भी दूसरे कंपोनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं. जैसे x से अगर निकालना है हमने, तो क्या होगा 1 माइनस एक्स बी. एक्चुअल में क्या था, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, जो हमने पीछे भी देखा है ए कि जब हमने मोल फ्रैक्शन की बात की है तो वहाँ हमने पीछे भी देखा हुआ है. तो वहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन की. तो हमने यहाँ क्या किया कि एक्स ए की वैल्यू निकाली, एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी. तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 3 में एक्स ए की वैल्यू पुट कर सकते हैं. हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर एक्स ए की वैल्यू पुट करेंगे जो क्या है 1 माइनस एक्स बी. तो अब क्या होगा कि ये पी नॉट ए जो है इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, बाकी टर्म हमारे पास क्या है सेम रह जाएगी. क्या बन जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी. अब यहाँ पे क्या है कि एक्स बी और एक्स बी कॉमन है इन दो टर्म्स के अंदर, तो एक्स बी कॉमन निकाल लेंगे हम. तो पीछे क्या रह गया, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, और ये हमारे पास ये वाली बाकी टर्म हम जो है ये वाला पी नॉट ए इसी तरह रह जाएगा. तो हमारे पास टोटल प्रेशर इन दी एंड हमारे पास क्या बन गया, इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स बी. अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो एक साइड में हमारे पास क्या है, प्रेशर है, ठीक है. अगर ये y एक्सिस है और ये हमारे पास इंटरसेप्ट है और ग्राफ हम बना रहे हैं एक्स बी या किसी भी कंसंट्रेशन का, ठीक है, मोल फ्रैक्शन का प्रेशर के साथ, तो
जो भी एक्स वाली एक्सिस के साथ टर्म होती है वो उसकी स्लोप हो जाती है, और जो प्लस के साथ आ रहा है जिसे हम इंटरसेप्ट कहते हैं वो हमारे पास पी नॉट ए है। अब इससे पता चला ये हमारे पास क्या आ गई, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ गई है, विच इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विद द स्लोप पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए एंड द इंटरसेप्ट इज पी नॉट ए। अब क्या है कि एक साइड पे हमारे पास क्या आ जाता है कि प्योर सिंपल वेपर प्रेशर ऑफ ए है, दूसरी साइड पे हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ बी है। अगर हमने क्या किया कि हम कंपोजिशन ले रहे हैं, एक साइड पे मोल फ्रैक्शन ले रहे हैं, चाहे ए के ले लें चाहे बी के ले लें। अब क्या है, अगर यहाँ पे ए की वैल्यू कम है तो इधर जाके क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो दूसरी साइड पे क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ दूसरी जो है वो उसके क्या हो सकते हैं, यहाँ पे अगर मैक्सिमम है तो इधर इस साइड पे जाके क्या हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। तो जब यहाँ पे हम प्लॉट करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, ओरिजिनल मीन्स अकेले उनका वेपर प्रेशर है ए का और बी का, लेकिन पी टोटल जो है इन दोनों का कंबाइन वेपर प्रेशर होता है। पी ए प्लस बी जो है हमारे पास कंबाइन वेपर प्रेशर है ए और बी का। अब ये हम ये देख रहे हैं कि ये हमें स्ट्रेट लाइन इक्वेशन दे रहे हैं कि स्ट्रेट आ रही है हमारे पास, जो ग्राफ की लाइन आ रही है स्ट्रेट आ रही है, ये इंडिविजुअल का है, और जब इसको कंबाइन कर दिया जाता है तो ये लाइन हमें हमें मिल रही होती है। तो यहाँ पे हमने क्या कहा, स्लोप हमारे पास इसके इक्वल है पी नॉट बी माइनस पी ए, और जो इंटरसेप्ट होगा वो हमारे पास पी नॉट ए के इक्वल आ जाता है। अब नेक्स्ट हमने ये भी देखना है कि कुछ ऐसे लिक्विड सिस्टम होते हैं या कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो रोल्स लॉ को ओबे नहीं करते, मीन या जो आइडियल सॉल्यूशन नहीं होते, तो वहां पे उनमें डेविएशंस हो सकती हैं कि उनका जो टोटल प्रेशर है चाहे इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इनसे कम भी हो सकता है। इसी तरह जो उनके इंडिविजुअल प्रेशर हैं वो इस स्ट्रेट लाइन को ओबे नहीं करते, वो इससे कम भी हो सकता है या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, ये पॉजिटिव डेविएशन है या नेगेटिव डेविएशन है। लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं कि अब हमारे पास क्या है, इन एन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन containing volatile component, the composition of the solution in mole fraction unit is governed by the Rolle's law। अब क्या है कि जब बाइनरी सॉल्यूशन है हमारे पास, मीन दो कंपोनेंट का सॉल्यूशन है, तो उसके अंदर हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन भी है और वोलेटाइल भी है, वोलेटाइल कंपोनेंट भी है। तो अब जो उसकी कंपोजिशन है, सॉल्यूशंस को हमने किससे डिटरमिन करना है, रोल्स लॉ से। सॉल्यूशंस के अंदर जो मोल फ्रैक्शन यूनिट्स हैं उसको हम डिफाइन कर रहे हैं रोल्स लॉ से, लेकिन जो वेपर्स हैं, ये वेपर्स हैं या गैसियस फॉर्म है, उसको हम किससे डिटरमिन कर रहे हैं, डाल्टन लॉ से। while the composition of vapor in the mole fraction unit is governed by the Dalton law of partial pressure, हम इसी तरह जैसे हम मोल फ्रैक्शन फॉर सॉल्यूशन लिख सकते हैं, तो इसी तरह हम वेपर्स के लिए भी लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर्स, मीन एक्स से अगर वेपर्स की फॉर्म में है मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर्स, तो क्या था कि नंबर ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। तो यहाँ भी क्या करना है, अब हमारे पास कंपोनेंट क्या है, ए और बी, ये उनका टोटल पार्शियल प्रेशर आ गया और इंडिविजुअल का पार्शियल प्रेशर आ गया। तो एक्स बी इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज इक्वल टू पी बी पी ए प्लस पी बी, where PA and PB are the partial pressure of the component A and B respectively। अब हमें PA और PB की वैल्यू भी मालूम है, उन वैल्यूज को हम पुट भी कर सकते हैं। क्या है हमारे पास, पी ए इज इक्वल टू एक्स ए पी नॉट ए, और पी बी का वैल्यू है एक्स बी पी नॉट बी, जो कि हमें रोल्स लॉ से मिली है। ये क्या था, ये हमने वेपर्स का मोल फ्रैक्शन निकाली, लेकिन ये हम क्या कर रहे हैं कि रोल्स लॉ से वैल्यूज यूज कर रहे हैं, तो इसको इन वैल्यूज को अगर हम पुट कर दें, पी ए की जगह पे वैल्यू पुट कर दी, इसी तरह पी बी की जगह पे वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, तो ये इक्वेशन हम यूज करते हैं कि जब वेपर्स जो हैं वो इक्विलिब्रियम में हैं आइडियल सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, अब सॉल्यूशंस की वैल्यूज को डिटरमिन करने हैं रॉल्स लॉ, और वेपर्स को हमने किससे लिया, पार्शियल प्रेशर, डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ से। ठीक है, तो दोनों को कंबाइन कर लिया, तो जो इक्वेशन हमारे पास
ऑब्टेन हो रही है वही हमें बता रही है कि हम इस इक्वेशन को कह सकते हैं कि ये वेपर्स जब इक्विलिब्रियम में होंगे सॉल्यूशंस के साथ तो उस टाइम हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे। ठीक है, इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ वेपर इन द इक्विलिब्रियम विद एन आइडियल सॉल्यूशन ऑफ एनी कंपोजिशन। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है यहाँ पे, हेनरीज लॉ और सोलेबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। एक्चुअल में हमने इससे नीचे जो मेन टॉपिक है कि डेविएशन फ्रॉम सॉल्यूशन और फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, कि नॉन आइडियल बिहेवियर कैसे शो करते हैं सॉल्यूशन, मीन उनमें पॉजिटिव डेविएशन कैसे होती है, नेगेटिव डेविएशन कैसे आती है, हमने उसको देखना है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है जो है हमारे पास, हेनरी लॉ, सोलेबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। इसकी अगर बेस्ट एग्जांपल देखें तो हमारे पास जो कोक या 7 अप की बॉटल्स वगैरह हैं, तो आपको पता है उनके अंदर वो जो गैस होती है उस गैस को कंप्रेस करके उस लिक्विड के अंदर ऐड किया जाता है। ठीक है, हाई प्रेशर के ऊपर जो है वो गैस उस लिक्विड के अंदर सोलेबल होती है। ठीक है, जैसे ही हम उसका ढक्कन ओपन करते हैं तो वो गैस जो है इवेपोरेट हो जाती है। Gases dissolve in liquid to form true solution। हमने पीछे क्लासिफिकेशन में भी देख लिया था कि गैसेस जो है लिक्विड में डिसॉल्व हो जाती हैं और वो ट्रू सॉल्यूशंस बनाती हैं, यानी होमोजेनियस मिक्सचर बनाती हैं। द सोलेबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिपेंड अपॉन, किस चीज़ पर डिपेंड करें कि किस तरह की गैस है, मीन नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, जो लिक्विड है वो क्या है, टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है। प्रेशर ज़्यादा होगा तो गैस ज़्यादा उसके अंदर एब्जॉर्ब हो सकती है, लेकिन आपको पता है टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो गैस के मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा मूव करेंगे, तो वो इसलिए उसके अंदर सोलेबिलिटी नहीं आ सकती, उसके अंदर ज़्यादा सोलेबल नहीं होगी अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया। द सोलेबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इंक्रीज विद द प्रेशर बट डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। जनरल सी बात है कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो गैस की सोलेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। विलियम Henry studied the solubility of gases in liquid at a constant temperature and different pressure and discovered a relationship between the pressure and solubility of gas which is called as the Henry's law। कि अगर हमने कहा कि टेम्परेचर को हम कांस्टेंट कर लें तो जो रिलेशनशिप आ रहा है प्रेशर का और जो गैस का, सोलेबिलिटी ऑफ गैस है, कितनी अमाउंट जो है वो सोलेबल हो रही है, वो क्या कहलाती है हमारे पास, हेनरीज लॉ कहला रही है। उसके मुताबिक हेनरी लॉ states that at a constant temperature the solubility of a gas in a given volume of liquid is directly proportional to the pressure of gas above the liquid। मीन जितना ज़्यादा गैस का प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा उसकी जो अमाउंट है वो उस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो सकती है। It can be expressed as m of gas is directly proportional to P of gas, mean mass of gas is directly proportional to the pressure of gas। और जब हम इस साइन को ख़त्म करेंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा which is K। M is the mass of the gas dissolved in a unit volume of solvent, P is the pressure of the gas above the solution, and K is the proportionality constant known as Henry constant। The value of K depend on the nature of gas, the solvent and the unit in which the mass and P are expressed। ये जो कांस्टेंट है हमारे पास डिपेंड कर रहा है कि कौन सी गैस है, कौन सा सॉल्वेंट है, और जो है हम मास और प्रेशर को किस यूनिट में मेजर कर रहे हैं। The solubility of unreacted gas is due to The solubility of unreactive gas is due to intermolecular attractive forces between the gas molecule and solvent molecules। अब क्यों सोलेबल हो रही है कोई भी गैस किसी लिक्विड के अंदर, कि अगर वो इंट्रैक्शन शो करेगा, लिक्विड जो है वो गैस के साथ अगर कोई इंट्रैक्शन शो कर रहा है तो तब तो वो गैस उसके अंदर सोलेबल हो जाएगी, लेकिन अगर उसके साथ कोई भी इंट्रैक्शन शो नहीं करता तो गैस वो उस लिक्विड के अंदर सोलेबल नहीं हो रहा। तो इसलिए कि इसकी रीज़न क्या है कि ये डिपेंड कर रहा है कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस कैसी हैं गैस मॉलिक्यूल की और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की। There is a good correlation between the boiling point of gases and their solubilities in the solvent at the room temperature।
Substances with the low boiling points like hydrogen, helium, nitrogen, and neon have weaker intermolecular forces or of attraction and therefore not very soluble in water. अब वो गैसेस जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है, मतलब कि वो जल्दी बॉयल हो जाती हैं, इस इससे ये साबित होता है कि वो उनकी कोई जो वाटर है उसके साथ कोई इंट्रैक्शन नहीं है, तभी वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाती हैं। जिसकी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा देर तक लिक्विड के साथ अटैच रहेगी, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी देर से आएगा। तो वो गैसेस जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उनकी वीक इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन होती हैं और इसलिए उनको कह सकते हैं कि ये लिक्विड में ज़्यादा सोलेबल भी नहीं होती। हमारा मेन जो टॉपिक है वो है डेविएशन फ्रॉम सॉल्यूशन, डेविएशन ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। मीन जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो किस तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। हमने डिफाइन किया था कि जो हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन है वो उनके अंदर क्या होगा कि एक्टिविटी ऑफ अ कंपोनेंट इज सेम एज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट। दूसरी बात हमने की थी कि जब ये सॉल्यूशंस बनाते हैं हम, तो उनमें वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा और एंथैल्पी में चेंज नहीं आएगा। लेकिन जो हमारे पास इसके ऑपोजिट नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे या जो हमारे पास रियल सॉल्यूशन होते हैं, आइडियल तो एक इमेजिनरी सॉल्यूशन है ना, या बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन रियल में हमारे पास समटाइम क्या होता है कि कुछ ऐसे सॉल्यूशन भी हैं जो कि नॉन आइडियली बिहेव कर रहे होते हैं, या उनको सिंपली हम रियल सॉल्यूशंस कह देते हैं। तो उनमें क्या है कि एक्टिविटी सेम नहीं होती जितने उनके मोल फ्रैक्शन है। इसी तरह वॉल्यूम जो है चेंज हो रहा होता है, वॉल्यूम जीरो चेंज जो है वॉल्यूम में वो जीरो नहीं होता। इसी तरह एंथैल्पी जो है उसका जो चेंज है वो भी जीरो नहीं होता। तो इन सॉल्यूशन को हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। इन नॉन आइडियल solution, the activity of each component is not equal to its mole fraction at any concentration, temperature and pressure. Mean activity of A is not equal to the mole fraction of A and activity of B is not equal to mole fraction of B. अब एक्टिविटी आप सिंपली ये समझ लें कि अब अगर हम किसी मटेरियल के किसी भी मटेरियल को ऐड करने हैं किसी रिएक्शन के लिए या किसी कोई भी सॉल्यूशंस बना रहे हैं, तो हमने तो अपनी तरफ से 10 मोल डाले हैं या 10 ग्राम, आप सिंपल टर्म में समझ लें कि 10 ग्राम हमने ऐड किए, तो होना तो क्या चाहिए कि 10 के 10 ग्राम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, उन 10 में से 10 कन्वर्ट नहीं हो रहे होते, उन 10 में से मे बी 7 कन्वर्ट हो रहे हो, बाकी 3 जो है वो अनरिएक्टेड फॉर्म में हो। ठीक है, तो एक्टिविटी वो कंसंट्रेशन होती है जो एक्चुअल में हमारे पास कन्वर्ट हुई होती है। तो हमने तो डाले थे 10 ग्राम, लेकिन एक्चुअल में कितने गए 7 ग्राम। तो एक्टिविटी इस एक्चुअल अमाउंट से डील कर रही होती है। तो इसलिए हम यहाँ कह रहे हैं कि हम जितनी अमाउंट डाल रहे हैं जो उसके मोल्स हैं वो उसकी एक्टिविटी के इक्वल नहीं आते। ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के अंदर। और दूसरा क्या होता है, इन द फॉर्मेशन ऑफ सच सॉल्यूशन चेंज इन वॉल्यूम टेक प्लेस, कि यहाँ तो उनकी इंट्रैक्शन की वजह से अगर ज़्यादा इंट्रैक्शन होगी तो क्या होगा कि वॉल्यूम कम हो जाएगा, अगर कोई इंट्रैक्शन नहीं होगी रिपल्शन होगी तो क्या होता है वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। जब यहाँ पे क्या हो सकता है, आइदर हीट इज रिवॉल्व और एब्जॉर्ब, तो जब हीट एब्जॉर्ब और अमिट हो रही होगी तो डेल्टा एच क्या होगी, वो जीरो नहीं हो सकती। इसी तरह हम कहते हैं solution which do not obey Rolle's law at any concentration, temperature and pressure are called the non-ideal solution. Many solutions do not behave ideally since they show deviation from the Rolle's law except in very dilute solutions. जो dilute solutions हैं उनके वो मोस्टली हम ये कहते हैं कि Rolle's law को obey कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमने कहा था कि वॉल्यूम में भी चेंज नहीं आता, एंथैल्पी में भी चेंज नहीं आता, एक्टिविटी भी सेम रहती है और वेरी लेस इंट्रैक्शंस होती हैं, तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता वहाँ पे। द कॉज ऑफ सच डिपार्चर फ्रॉम रोल्स लॉ इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब ये क्यों चेंजेस आती हैं, वॉल्यूम में चेंज क्यों आ गया, एंथैल्पी में चेंज क्यों आ गया, ये डिपेंड कर रहा है कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो गया। अब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में क्या क्या आ जाता है, साइज, शेप एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ टू कंपोनेंट्स।
जो भी दो कंपोनेंट हम मिक्स कर रहे हैं उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसी हैं, शेप कैसी है, साइज कैसी है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, अट्रैक्शन की फोर्स पैदा होती है या रिपल्शन की फोर्स पैदा होती है, ठीक है, विच गिव राइज टू आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव interaction between them. Two types of deviation from early are observed. Solution which have the activity of A is greater than its mole fraction or activity coefficient is greater than 1. हम आगे जाके activity coefficient भी पढ़ेंगे. अब simply ये रख रहे हैं कि activity is greater than its mole fraction. It show the positive deviation, and the solution which have activity is less than the mole fraction, they show negative deviation. In some cases, a solution may have positive deviation in one range of concentration and negative deviation in other range of concentration. ये भी हो सकता है कि एक ही solution है, sometime वो positive deviation show कर रहा है और sometime वो negative deviation show कर रहा है. तो हम देखते हैं कि positive deviation क्या है. A positive deviation is usually observed when a polar liquid is mixed with a non-polar liquid. एक सब्सटेंस हमारे पास क्या है, पोलर है, और दूसरा क्या है, नॉन पोलर. आपको पता है कि पोलर और नॉन पोलर के दरमियान में इंटरेक्शन नहीं होती, ठीक है. जब उनके दरमियान में कोई इंटरेक्शन ही नहीं है तो क्या होगा, रिपल्शन ज्यादा होगी, ठीक है. रिपल्शन ज्यादा होने का मतलब क्या है, वो आपस में एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा कि वो उनका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, वो जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे. अब इस जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं तो इसकी वजह से इनके दरमियान में क्या होगा कि ये पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं. वो सब्सटेंस जिनकी आपस में इंटरेक्शन कम है तो वो हमें क्या करेंगे, पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे. मतलब कि एक पोलर लिक्विड हो, दूसरा हमारे पास नॉन पोलर लिक्विड हो. When a solution is obtained by mixing two liquids A and B and their molecule have less attraction for each other, A और B की आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है, then those between the molecule of the same kind, mean A molecule की A के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हो, B की B molecule के साथ तो बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हो, लेकिन A molecule की B molecule के साथ जो है वो बहुत कम इंटरेक्शन हो या ना हो, then the escaping tendency of molecule of both liquid A and B will be greater than the escaping tendencies of the individual pure liquids. मतलब escaping tendency mean vapor pressure. अब जब उनकी इंटरेक्शन ही नहीं है तो वो जल्दी से एक दूसरे से दूर होना चाहेंगे एज कम्पेयर टू कि वो जब आपस में प्योर फॉर्म में थे, अलग अलग, ठीक है. Therefore, the vapor pressure of both liquid A and B will be higher then the Royle's law will be predicted. अब इसकी वजह से जब इनके दरमियान में इंटरेक्शन ही नहीं है तो रोल्स लॉ ने जो वैल्यूज प्रिडिक्ट की थी कि एक स्ट्रेट लाइन आएगी, उससे इनकी वैल्यू क्या होती है, हायर हो जाती है. When such type of liquid are mixed, volume is increased, volume भी increase हो गया, heat is absorbed, expansion हो रही है तो heat क्या हो रही है, absorb हो रही है, and the solution component have higher energy than though they do in their pure state. This type of deviation from the Royle's law is called the positive deviation. Some example of liquid pairs which show positive deviation from the ideally are acetone carbon disulfide. जब एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड का सोल्यूशन बनाते हैं तो पॉजिटिव डेविएशन हो रही है. इसी तरह एसीटोन एंड ईथर का जो सोल्यूशन है वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, और इथेनॉल एंड बेंजीन का जो सोल्यूशन होगा वो हमें पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है. A plot of vapor pressure versus the mole fraction of acetone carbon disulfide is shown in the figure. The dotted line shows the Royle's law behavior and the solid line represents the actual experimental vapor pressure of each component and the solution. अब क्या है, हमने पीछे देखा था एक साइड पे हम क्या ले रहे थे, मोल फ्रैक्शन, दूसरी साइड पे हमारे पास क्या था कि हम ले रहे हैं वेपर प्रेशर. एक साइड पे हमने मोल फ्रैक्शन ले ली, दूसरी साइड पे हमने क्या किया कि वेपर प्रेशर ले लिया. अब हमारे पास क्या थी, एक अगर आप पिछले ग्राफ को देखें तो इधर हमारे पास एक कंपोनेंट का प्योर की स्ट्रेट लाइन आ रही थी, दूसरी लाइन हमारे पास क्या थी,
दूसरे कंपोनेंट की स्ट्रेट लाइन आ रही थी, और उन दोनों का जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये उसकी वैल्यू आनी चाहिए थी। अब हमने कहा कि पॉजिटिव डेविएशन हो रही है, तो अब किसी एक कंपोनेंट की हर जगह पे ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है इंडिविजुअली भी। अब अगर हम इनको मिक्स ना करें, ठीक है, तो वहां पे भी पॉजिटिव डेविएशन हो रही है, दूसरा कंपोनेंट भी वेपर प्रेशर जो है उस कंपोनेंट के ज्यादा है। तो जब इनको मिक्स किया जाएगा तो एक स्ट्रेट लाइन की बजाय बल्कि उससे ज्यादा वेपर प्रेशर आ जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन फॉर्म में भी उनका वेपर प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। A positive deviation from Roth's law is one in which the partial pressure A positive deviation from the Roth's law is one in which the partial pressure of each component and hence the total vapor pressure is higher than that of an आइडियल सॉल्यूशन। जो आइडियल सॉल्यूशंस की लाइन आपने देख ली कि जो डॉटेड लाइन है वो उनसे हर जगह पे जो इंडिविजुअल का वेपर प्रेशर और जो है सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा है, तो इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, ये पॉजिटिव डेविएशन है। इसी तरह हमारे पास सेकंड क्या आ जाता है कि सेकंड है हमारे पास नेगेटिव डेविएशन। मतलब क्या होगा कि हम दो पोलर सब्सटेंसेस को ऐड कर दें एक दूसरे के अंदर, तो इनके दरम्यान में क्या होगी, इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी। इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी तो वॉल्यूम क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। तो जिसकी वजह से वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो इंट्रैक्शन ज़्यादा है, और साथ साथ क्या है, जब इंट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो वो एक दूसरे से पार्टिकल दूर नहीं जा सकते। जब एक दूसरे से पार्टिकल दूर नहीं जा सकते तो यहाँ पे क्या होगा कि उनका वेपर प्रेशर भी कम होगा। जितना रॉड्स लॉ ने प्रेडिक्ट किया था उससे हर कंपोनेंट का और जो है साथ साथ जो उसका सॉल्यूशन बनेगा उसका भी वेपर प्रेशर कम होगा। When a solution is obtained by mixing two liquids A and B and their molecule have greater attraction for each other than those between the molecule of the same kind, I mean individual के जो interaction है उससे भी ज़्यादा interaction जो है वो जब A और B को mix किया जाए तो उनकी interaction बन जाए, then the escaping tendency of each component in a solution is lower than it will be expected from the Rhodes law. Then the vapor pressure of each component in a solution is less than the predicted by the Rhodes law. तो यहाँ पे जो each component है उसका क्या होगा, solution के अंदर उसका vapor pressure जो Rhodes law ने predict किया था उससे कम होगा। When such type of liquid are mixed, the volume is decreased. अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है तो उनका आपस में एक दूसरे करीब होंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। हीट इज इवॉल्व एंड सॉल्यूशन component have lower energy than in pure state. Such a solution show a negative deviation from the ideal behavior. Such an effect is due to strong attraction. Strong attraction किस तरह की हो सकती है, मीन वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाए between unlike molecules कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए, तो वो हमारे पास क्या कर सकते हैं कि ये नेगेटिव बिहेवियर शो कर सकते हैं। Example of such liquid pair which show negative deviation are acetone chloroform solution or acetone ethanol solution, water और hydrochloric acid solution। अब अगर हम इसके प्लॉट्स को देखें, एक साइड पे वेपर प्रेशर, दूसरी साइड पे क्या है, कंसंट्रेशन, तो जो डॉटेड लाइन है वो आइडियल बिहेवियर के लिए है। इंडिविजुअल का हर जगह पे क्या है, जो वेपर प्रेशर है वो कम है। इसी तरह इस लाइन से ये वेपर प्रेशर कम है, तो जो उनका टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बनेगा वो भी क्या हो जाएगा कि हर पॉइंट पे कम वैल्यू मिलेगी हमारे पास, तो इसलिए इसको नेगेटिव डेविएशन कह रहे हैं। A plot of vapor pressure versus the mole fraction of for chloroform acetone is shown in the figure. The dotted line shows the ideal behavior and the solid line represent the actual experimental vapor pressure of each component and the solution. ये हमारे पास क्या है, components के लिए है, और ये जो लाइन है ये आइडियली फॉर सॉल्यूशन है, और ये जो है हमारे पास जो एक्चुअल हमें ऑब्टेन हो रही है। It can be seen
that the each concentration, the vapor pressure of each component and the solution is less than the predicted by the Raoult's law. That's why it is called the negative deviation from